मनुष्य का मन ही ऐसा है कि वर्षा काल मन के लिए बड़ा लुभावना काल होता है। पशु, पंछी, पौधे, प्रकृति, हर कोई वर्षा के आगमन पर प्रफुल्लित हो जाते हैं। लेकिन कभी-कभी वर्षा जब विकराल रूप लेती है, तब पता चलता है कि पानी की विनाश करने की भी कितनी बड़ी ताकत होती है। प्रकृति हमें जीवन देती है, हमें पालती है, लेकिन कभी-कभी बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं उसका भीषण स्वरूप बहुत विनाश कर देता है। बदलते हुए मौसम चक्र और पर्यावरण में जो बदलाव आ रहा है, उसका बड़ा ही नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से भारत के कुछ हिस्सों में, विशेषकर असम, नॉर्थ ईस्ट, गुजरात, राजस्थान, बंगाल के कुछ हिस्से अति वर्षा के कारण प्राकृतिक आपदा झेलनी पड़ी है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की पूरी मॉनिटरिंग हो रही है। व्यापक स्तर पर राहत कार्य किए जा रहे हैं। जहां हो सके वहां मंत्रिपरिषद के मेरे साथी भी पहुंच रहे हैं। राज्य सरकारें भी अपने-अपने तरीके से बाढ़ पीड़ितों को मदद करने के लिए भरसक प्रयास कर रही हैं। सामाजिक संगठन भी, सांस्कृतिक संगठन भी, सेवा भाव से काम करने वाले नागरिक भी ऐसी परिस्थिति में लोगों को मदद पहुंचाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से सेना के जवान हो, वायुसेना के लोग हो, एनडीआरएफ के लोग हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, हर कोई ऐसे समय आपदा पीड़ितों की सेवा करने में जी जान से जुट जाते हैं। बाढ़ से जनजीवन काफी अस्त-व्यस्त हो जाता है। फसलों, पशुधन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन लिंक्स सब कुछ प्रभावित हो जाता है। खास करके हमारे किसान भाइयों को, फसलों को, खेतों को जो नुकसान होता है, तो इन दिनों तो हमने इंश्योरेंस कंपनियों को और विशेष करके क्रॉप इंश्योरेंस कंपनियों को भी प्रोएक्टिव होने के लिए योजना बनाई है, ताकि किसानों के क्लेम सेटलमेंट तुरंत हो सके। और बाढ़ की परिस्थिति को निपटने के लिए 24/7 कंट्रोल रूम में हेल्पलाइन नंबर 1078 लगातार काम कर रहा है। लोग अपनी कठिनाइयां बताते भी हैं। वर्षा ऋतु के पूर्व अधिकतम स्थानों पर मॉक ड्रिल करके पूरे सरकारी तंत्र को तैयार किया गया। एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई। स्थान-स्थान पर आपदा मित्र बनाना और आपदा मित्र के डूज एंड डोंट्स की ट्रेनिंग करना, वॉलंटियर्स तैयार करना, एक जन संगठन खड़ा कर करके ऐसी परिस्थिति में काम करना। इन दिनों मौसम का जो पूर्वानुमान मिलता है, अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ी है, स्पेस साइंस का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। उसके कारण करीब-करीब अनुमान सही निकलते हैं। धीरे-धीरे हम लोग भी स्वभाव बनाएं कि मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार अपने कार्यकलापों की भी रचना कर सकते हैं, तो उससे हम नुकसान से बच सकते हैं। जब भी मैं मन की बात के लिए तैयारी करता हूं, तो मैं देख रहा हूं कि मुझसे ज्यादा देश के नागरिक तैयारी करते हैं। इस बार तो जीएसटी को लेकर के इतनी चिट्ठियां आई हैं, इतने सारे फोन कॉल आए हैं, और अभी भी लोग जीएसटी के संबंध में खुशी भी व्यक्त करते हैं, जिज्ञासा भी व्यक्त करते हैं। एक फोन कॉल मैं आपको भी सुनाता हूं। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, मैं गुड़गांव से नीतू गर्ग बोल रही हूँ। मैंने आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे की स्पीच सुनी और बहुत प्रभावित हुई। इसी तरह हमारे देश में पिछले महीने आज ही की तारीख पर
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी की शुरुआत हुई। क्या आप बता सकते हैं कि जैसा सरकार ने एक्सपेक्ट किया था वैसे ही रिजल्ट 1 महीने बाद आ रहे हैं या नहीं? मैं इसके बारे में आपके विचार सुनना चाहूंगी। धन्यवाद। जीएसटी के लागू हुए करीब 1 महीना हुआ है और उसके फायदे दिखने लगे हैं और मुझे बहुत संतोष होता है, खुशी होती है जब कोई गरीब मुझे चिट्ठी लिख करके कहता है कि जीएसटी के कारण एक गरीब की ज़रूरत की चीज़ों में कैसे दाम कम हुए हैं, चीज़ें कैसे सस्ती हुई हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट दूर सुदूर पहाड़ों में, जंगलों में रहने वाला कोई व्यक्ति चिट्ठी लिखता है कि शुरू में डर लगता था कि पता नहीं क्या है, लेकिन अब जब मैं उसमें सीखने समझने लगा तो मुझे लगता है पहले से ज़्यादा आसान हो गया काम, व्यापार और आसान हो गया। और सबसे बड़ी बात है, ग्राहकों का व्यापारी के प्रति भरोसा बढ़ने लगा है। अभी मैं देख रहा था कि ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर पर कैसे जीएसटी का इम्पैक्ट पड़ा, कैसे अब ट्रकों की आवाजाही बढ़ी है, दूरी तय करने में समय कैसे कम हो रहा है, हाईवेज क्लटर फ्री हुए हैं, ट्रकों की गति बढ़ने के कारण पॉल्यूशन भी कम हुआ है, सामान भी बहुत जल्दी से पहुंच रहा है। ये सुविधा तो है ही, लेकिन साथ-साथ आर्थिक गति को भी इससे बल मिलता है। पहले अलग-अलग टैक्स स्ट्रक्चर होने के कारण ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर का अधिकतम रिसोर्सेज पेपर वर्क मेंटेन करने में लगता था और उसको हर स्टेट के अंदर अपने नए-नए वेयरहाउस बनाने पड़ते थे। जीएसटी, जिसे मैं गुड एंड सिंपल टैक्स कहता हूँ, सचमुच में उसने हमारे अर्थव्यवस्था पर एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव और बहुत ही कम समय में उत्पन्न किया है। जिस तेजी से स्मूथ ट्रांजिशन हुआ है, जिस तेजी से माइग्रेशन हुआ है, नए रजिस्ट्रेशन हुए हैं, इसने पूरे देश में एक नया विश्वास पैदा किया है। और कभी न कभी अर्थव्यवस्था के पंडित, मैनेजमेंट के पंडित, टेक्नोलॉजी के पंडित भारत के जीएसटी के प्रयोग को विश्व के सामने एक मॉडल के रूप में रिसर्च करके जरूर लिखेंगे। दुनिया की कई यूनिवर्सिटियों के लिए एक केस स्टडी बनेगा, क्योंकि इतने बड़े स्केल पर इतना बड़ा चेंज और इतने करोड़ों लोगों के इन्वॉल्वमेंट के साथ इतने बड़े विशाल देश में उसको लागू करना और सफलतापूर्वक आगे बढ़ना, ये अपने आप में सफलता की एक बहुत बड़ी ऊंचाई है। विश्व जरूर इस पर अध्ययन करेगा। और जीएसटी लागू किया है, सभी राज्यों की उसमें भागीदारी है, सभी राज्यों की जिम्मेवारी भी है। सारे निर्णय राज्यों ने और केंद्र ने मिलकर के सर्वसम्मति से किए हैं और उसी का परिणाम है कि हर सरकार की एक ही प्राथमिकता रही कि जीएसटी के कारण गरीब की थाली पर कोई बोझ न पड़े। और जीएसटी ऐप पर आप भली-भांति जान सकते हैं कि जीएसटी के पहले जिस चीज़ का जितना दाम था, तो नई परिस्थिति में कितना दाम होगा, वो सारा आपके मोबाइल फ़ोन पर अवेलेबल है। वन नेशन वन टैक्स, कितना बड़ा सपना पूरा हुआ। जीएसटी के मसले को मैंने देखा है कि जिस प्रकार से तहसील से लेकर के भारत सरकार तक बैठे हुए सरकार के अधिकारियों ने जो परिश्रम किया है, जिस समर्पण भाव से काम किया है, एक प्रकार से जो फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना सरकार और व्यापारियों के बीच, सरकार और ग्राहकों के बीच, उसने विश्वास को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। मैं इस कार्य से लगे हुए सभी मंत्रालयों को, सभी विभागों को, केंद्र और राज्य सरकार के सभी मुलाजिमों को हृदय से बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। जीएसटी भारत की सामूहिक शक्ति की सफलता का एक उत्तम उदाहरण है। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और यह सिर्फ टैक्स रिफॉर्म नहीं है, एक नई ईमानदारी की संस्कृति को बल प्रदान करने वाली अर्थव्यवस्था है। एक प्रकार से एक सामाजिक सुधार का भी अभियान है। मैं फिर एक बार सरलतापूर्वक इतने बड़े
प्रयास को सफल बनाने के लिए कोटि-कोटि देशवासियों को कोटि-कोटि वंदन करता हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, अगस्त महीना क्रांति का महीना होता है। सहज रूप से ये बात हम बचपन से सुनते आए हैं और उसका कारण है 1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसे अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है। और 15 अगस्त 1947 देश आज़ाद हुआ। एक प्रकार से अगस्त महीने में अनेक घटनाएं आज़ादी की तवारीख के साथ विशेष रूप से जुड़ी हुई हैं। इस वर्ष हम भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट, इस आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि भारत छोड़ो ये नारा डॉक्टर यूसुफ मेहर अली ने दिया था। हमारी नई पीढ़ी को जानना चाहिए कि 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ था। 1857 से 1942 तक जो आज़ादी की ललक के साथ देशवासी जुड़ते रहे, जूझते रहे, झेलते रहे, इतिहास के पन्ने भव्य भारत के निर्माण के लिए हमारी प्रेरणा है। हमारे आज़ादी के वीरों ने त्याग, तपस्या, बलिदान दिए हैं। उससे बड़ी प्रेरणा क्या हो सकती है। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण संघर्ष था। इसी आंदोलन ने ब्रिटिश राज से मुक्ति के लिए पूरे देश को संकल्पित कर दिया था। ये वो समय था जब अंग्रेजी सत्ता के विरोध में भारतीय जनमानस हिंदुस्तान के हर कोने में, गांव हो, शहर हो, पढ़े हो, अनपढ़ हो, गरीब हो, अमीर हो, हर कोई कंधे से कंधा मिला करके भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा बन गया था। जन आक्रोश अपनी चरम सीमा पर था। महात्मा गांधी के आह्वान पर लाखों भारतवासी करो या मरो के मंत्र के साथ अपने जीवन को संघर्ष में झोंक रहे थे। देश के लाखों नौजवानों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, किताबें छोड़ दी थी। आज़ादी का बिगुल बजा, वो चल पड़े थे। 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने आह्वान तो किया, लेकिन सारे बड़े नेता अंग्रेज सल्तनत ने जेल में हर किसी को डाल दिया। और वो कालखंड था कि देश में सेकंड जनरेशन की लीडरशिप ने, डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जैसे महापुरुषों ने अग्रिम भूमिका निभाई थी। असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन 1920 और 1942 महात्मा गांधी के 2 अलग-अलग रूप दिखाई देते हैं। असहयोग आंदोलन के रूप रंग अलग थे और 42 की वो स्थिति आई, तीव्रता इतनी बढ़ गई कि महात्मा गांधी जैसे महापुरुष ने करो या मरो का मंत्र दे दिया। इस सारी सफलता के पीछे जन समर्थन था, जन सामर्थ्य था, जन संकल्प था, जन संघर्ष था। पूरा देश एक होकर के लड़ रहा था। और मैं कभी-कभी सोचता हूं, अगर इतिहास के पन्नों को थोड़ा जोड़ करके देखें तो भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम 1857 में हुआ। 1857 से प्रारंभ हुआ स्वतंत्र संग्राम 1942 तक हर पल देश के किसी न किसी कोने में चलता रहा। इस लंबे कालखंड ने देशवासियों के दिल में आज़ादी की ललक पैदा कर दी। हर कोई कुछ न कुछ करने के लिए प्रतिबद्ध हो गया। पीढ़ियां बदलती गई, लेकिन संकल्प में कोई कमी नहीं आई। लोग आते गए, जुड़ते गए, जाते गए, नए आते गए, नए जुड़ते गए। और अंग्रेज सल्तनत को उखाड़ करके फेंकने के लिए देश हर पल प्रयास करता रहा। 1857 से 1942 तक की इस परिश्रम ने, इस आंदोलन ने
एक ऐसी स्थिति पैदा की कि 1942 इसकी चरम सीमा पर पहुंचा और भारत छोड़ो का ऐसा बिगुल बजा कि 5 वर्ष के भीतर-भीतर 1947 में अंग्रेजों को जाना पड़ा। 1857 से 1942 आज़ादी की वो ललक जन-जन तक पहुंची और 1942 से 1947 5 साल एक ऐसा जनमन बन गया, संकल्प से सिद्धि के 5 निर्णायक वर्ष के रूप में सफलता के साथ देश को आज़ादी देने का कारण बन गए। ये 5 वर्ष निर्णायक वर्ष थे। अब मैं आपको इस गणित के साथ जोड़ना चाहता हूं। 1947 में हम आजाद हुए, आज 2017 है, करीब 70 साल हो गए। सरकारें आई गई, व्यवस्थाएं बनी बदली पनपी बढ़ी, देश को समस्याओं से मुक्त कराने के लिए हर किसी ने अपने अपने तरीके से प्रयास किए। देश में रोजगारी बढ़ाने के लिए, गरीबी हटाने के लिए, विकास करने के लिए प्रयास हुए, अपने अपने तरीके से परिश्रम भी हुआ, सफलताएं भी मिली, अपेक्षाएं भी जगी। जैसे 1942 टू 1947 संकल्प से सिद्धि के एक निर्णायक 5 वर्ष थे। मैं देख रहा हूं कि 2017 से 2022 संकल्प के सिद्धि के और एक 5 साल का तबका हमारे सामने आया है। इस 2017 की 15 अगस्त को हम संकल्प पर्व के रूप में मनाएं और 2022 आज़ादी के जब 75 साल होंगे तब हम उस संकल्प को सिद्धि में परिणत करके ही रहेंगे अगर 125 करोड़ देशवासी 9 अगस्त क्रांति दिवस को याद करके इस 15 अगस्त को हर भारतवासी संकल्प करे, व्यक्ति के रूप में, नागरिक के रूप में मैं देश के लिए इतना करके रहूंगा, परिवार के रूप में ये करूंगा, समाज के रूप में ये करूंगा, गांव और शहर के रूप में ये करूंगा, सरकारी विभाग के रूप में ये करूंगा, सरकार के नाते ये करूंगा। करोड़ों करोड़ों संकल्प हो, करोड़ों करोड़ों संकल्प को परिपूर्ण करने के प्रयास हो। तो जैसे 1942 टू 1947 5 साल देश को आज़ादी के लिए निर्णायक बन गए, ये 5 साल 2017 से 2022 के भारत के भविष्य के लिए भी निर्णायक बन सकते हैं और बनाने हैं। 5 साल बाद देश की आज़ादी के 75 साल मनाएंगे। तब हम लोगों को दृढ़ संकल्प लेना है। आज 2017 हमारा संकल्प का वर्ष बनाना है। यही अगस्त मास संकल्प के साथ हमें जुड़ना है और हमें संकल्प करना है, गंदगी भारत छोड़ो, गरीबी भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, आतंकवाद भारत छोड़ो, जातिवाद भारत छोड़ो, संप्रदायवाद भारत छोड़ो। आज आवश्यकता करेंगे या मरेंगे कि नहीं, बल्कि नए भारत के संकल्प के साथ जुड़ने की है, जुटने की है, जी जान से सफलता पाने के लिए पुरुषार्थ करने की है, संकल्प को लेकर के जीना है, जूझना है। आइए इस अगस्त महीने में 9 अगस्त से संकल्प से सिद्धि का एक महाअभियान चलाएं। प्रत्येक भारतवासी, सामाजिक संस्थाएं, स्थानीय निकाय की इकाइयां, स्कूल, कॉलेज, अलग-अलग संगठन, हर एक न्यू इंडिया के लिए कुछ न कुछ संकल्प ले। एक ऐसा संकल्प जिसे अगले 5 वर्षों में हम सिद्ध करके दिखाएंगे। युवा संगठन, छात्र संगठन, एनजीओ आदि सामूहिक चर्चा का आयोजन कर सकते हैं, नए-नए आइडिया उजागर कर सकते हैं। एक राष्ट्र के रूप में हमें कहाँ पहुंचना है, एक व्यक्ति के नाते उसमें मेरा क्या योगदान हो सकता है। आइए इस संकल्प के पर्व पर हम जुड़े। मैं आज विशेष रूप से ऑनलाइन वर्ल्ड, क्योंकि हम कहीं हो या ना हो लेकिन ऑनलाइन तो जरूर होते हैं, जो ऑनलाइन वाली दुनिया है, और खास करके मेरे युवा साथियों को, मेरे युवा मित्रों को आमंत्रित करता हूं कि नए भारत के निर्माण में वे इनोवेटिव तरीके से योगदान के लिए आगे आएं। टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, वीडियो, पोस्ट, ब्लॉग, आलेख, नए-नए आइडिया, वो सभी बातें लेकर के आएं। इस मुहिम को एक जन आंदोलन में परिवर्तित करें। नरेंद्र मोदी ऐप पर भी युवा मित्रों के लिए
क्विट इंडिया क्विज लॉन्च किया जाएगा। यह क्विज युवाओं को देश के गौरवशाली इतिहास से जोड़ने और स्वतंत्रता संग्राम के नायकों से परिचित कराने का एक प्रयास है। मैं मानता हूं कि आप जरूर इसका व्यापक प्रचार करें, प्रसार करें। मेरे प्यारे देशवासियों, 15 अगस्त देश के प्रधान सेवक के रूप में मुझे लाल किले से देश के साथ संवाद करने का अवसर मिलता है। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। वहाँ वो एक व्यक्ति नहीं बोलता है। लाल किले से 125 करोड़ देशवासियों की आवाज़ गूंजती है। उनके सपनों को शब्दबद्ध करने की कोशिश होती है। और मुझे खुशी है कि पिछले 3 साल से लगातार 15 अगस्त निमित्त देश के हर कोने से मुझे सुझाव मिलते हैं कि मुझे 15 अगस्त में क्या कहना चाहिए, किन मुद्दों को लेना चाहिए। इस बार भी मैं आपको निमंत्रित करता हूँ, माइगोव पर या तो नरेंद्र मोदी ऐप पर आप अपने विचार मुझे जरूर भेजिए। मैं स्वयं इसे पढ़ता हूँ और 15 अगस्त को जितना भी समय मेरे पास है उसमें इसको प्रकट करने का प्रयास करूँगा। पिछले 3 बार के मुझे मेरे 15 अगस्त के भाषणों में एक शिकायत लगातार सुनने को मिली है कि मेरा भाषण थोड़ा लंबा हो जाता है। इस बार मैंने मन में कल्पना तो की है कि मैं इसे छोटा करूं, ज़्यादा से ज़्यादा 40, 45, 50 मिनट में पूरा करूं। मैंने ही मेरे लिए नियम बनाने की कोशिश की है। पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इस बार कोशिश करने का इरादा रखता हूं कि मैं मेरा भाषण छोटा कैसे करूं। देखते हैं सफलता मिलती है कि नहीं मिलती है। मैं देशवासियों एक और भी बात आज करना चाहता हूं। भारत की अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक अर्थशास्त्र है और उसको हमने कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। हमारे त्योहार, हमारे उत्सव वो सिर्फ आनंद प्रमोद के ही अवसर ऐसा नहीं है। हमारे उत्सव, हमारे त्योहार एक सामाजिक सुधार का भी अभियान है। लेकिन उसके साथ-साथ हमारे हर त्योहार गरीब से गरीब की आर्थिक जिंदगी के साथ सीधा संबंध रखते हैं। कुछ ही दिन के बाद रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, उसके बाद गणेशोत्सव, उसके बाद चौथ चंद्र, फिर अनंत चतुर्दशी, दुर्गा पूजा, दिवाली, एक के बाद एक के बाद एक। और यही समय है जब गरीब के लिए आर्थिक उपार्जन के लिए अवसर मिलता है। और इस त्योहारों में एक सहज स्वाभाविक आनंद भी जुड़ जाता है। त्योहार रिश्तों में मिठास, परिवार में स्नेह, समाज में भाईचारा लाते हैं, व्यक्ति और समाज को जोड़ते हैं। व्यक्ति से समष्टि तक की एक सहज यात्रा चलती है। अहम से वयम की ओर जाने का एक अवसर बन जाती है। जहाँ तक अर्थव्यवस्था का सवाल है, राखी के कई महीनों पहले से सैकड़ों परिवारों में छोटे-छोटे घरेलू उद्योगों में राखियाँ बनाना शुरू हो जाती है। खादी से लेकर के रेशम के धागों की न जाने कितनी तरह की राखियाँ, और आजकल तो लोग होममेड राखियों को ज़्यादा पसंद करते हैं। राखी बनाने वाले, राखियाँ बेचने वाले, मिठाई वाले, हजारों सैकड़ों का व्यवसाय एक त्योहार के साथ जुड़ जाता है। हमारे अपने गरीब भाई बहन परिवार इसी से तो चलते हैं। हम दीपावली में दीप जलाते हैं, सिर्फ वो प्रकाश पर्व है ऐसा ही नहीं है। वो सिर्फ त्योहार है, घर का सुशोभन ऐसा नहीं है। उसका सीधा सीधा संबंध छोटे छोटे मिट्टी के दिए बनाने वाले उन गरीब परिवारों से है। लेकिन जब आज मैं त्योहारों और त्योहार के साथ जुड़े गरीब के अर्थव्यवस्था की बात करता हूँ, तो साथ साथ मैं पर्यावरण की भी बात करना चाहता हूँ। मैंने देखा है कि कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि मुझसे भी देशवासी ज़्यादा जागरूक हैं, ज़्यादा सक्रिय हैं। पिछले 1 महीने से लगातार पर्यावरण के प्रति सजग नागरिकों ने मुझे चिट्ठियाँ लिखी हैं और उन्होंने आग्रह किया है कि आप गणेश चतुर्थी में इको फ्रेंडली गणेश की बात समय से पहले बताइए, ताकि लोग मिट्टी के गणेश की पसंद पर अभी से योजना बनाएं। मैं सबसे पहले तो ऐसे जागरूक नागरिकों का आभारी हूँ। उन्होंने मुझे आग्रह किया है कि मैं समय से पहले इस विषय पे कहूँ। इस बार सार्वजनिक गणेशोत्सव का एक विशेष महत्व है। लोकमान्य तिलक जी ने
इस महान परंपरा को प्रारंभ किया था। यह वर्ष सार्वजनिक गणेशोत्सव का 125वां वर्ष है। 125 वर्ष और 125 करोड़ देशवासी लोकमान्य तिलक जी ने जिस मूल भावना से समाज की एकता और समाज की जागरूकता के लिए, सामूहिकता के संस्कार के लिए सार्वजनिक गणेशोत्सव प्रारंभ किया था, हम फिर से एक बार गणेशोत्सव के इस वर्ष में निबंध स्पर्धाएं करें, चर्चा सभाएं करें, लोकमान्य तिलक के योगदान को याद करें और फिर से तिलक जी की जो भावना थी उस दिशा में हम सार्वजनिक गणेशोत्सव को कैसे ले जाएं, उस भावना को फिर से कैसे प्रबल बनाएं और साथ-साथ पर्यावरण की रक्षा के लिए इको फ्रेंडली गणेश, मिट्टी से बने हुए ही गणेश, ये हमारा संकल्प है। और इस बार तो मैंने बहुत जल्दी कहा है। मुझे ज़रूर विश्वास है कि आप सब मेरे साथ जुड़ेंगे और इससे लाभ ये होगा कि हमारे जो गरीब कारीगर हैं, गरीब जो कलाकार हैं, जो मूर्तियाँ बनाते हैं, उनको रोजगार मिलेगा, गरीब का पेट भरेगा। आइए हम हमारे उत्सवों को गरीब के साथ जोड़ें, गरीब की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ें। हमारे त्योहार का आनंद गरीब के घर का आर्थिक त्योहार बन जाए, आर्थिक आनंद बन जाए, ये हम सबका प्रयास रहना चाहिए। मैं सभी देशवासियों को आने वाले अनेकविध त्योहारों के लिए, उत्सवों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, हम लोग लगातार देख रहे हैं कि शिक्षा का क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, खेलकूद हो, हमारी बेटियां देश का नाम रोशन कर रही हैं, नई नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रही हैं। हम देशवासियों को हमारी बेटियों पर गर्व हो रहा है, नाज हो रहा है। अभी पिछले दिनों हमारी बेटियों ने महिला क्रिकेट विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया। मुझे इसी सप्ताह उन सभी खिलाड़ी बेटियों से मिलने का मौका मिला। उनसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं अनुभव कर रहा था कि वर्ल्ड कप जीत नहीं पाई, इसका उन पर बड़ा बोझ था। उनके चेहरे पर भी उसका दबाव था, तनाव था। उन बेटियों को मैंने कहा और मैंने मेरा एक अलग मूल्यांकन दिया। मैंने कहा, देखिए, आजकल मीडिया का ज़माना ऐसा है कि अपेक्षाएं इतनी बढ़ा दी जाती हैं और जब सफलता नहीं मिलती है तो वो आक्रोश में परिवर्तित भी हो जाती है। हमने कई ऐसे खेल देखे हैं कि भारत के खिलाड़ी अगर विफल हो गए तो देश का गुस्सा उन खिलाड़ियों पर टूट पड़ता है। कुछ लोग तो मर्यादा तोड़ करके कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं, ऐसी चीज़ें लिख देते हैं, बड़ी पीड़ा होती है। लेकिन पहली बार हुआ कि जब हमारी बेटियां विश्व कप में सफल नहीं हो पाई तो 125 करोड़ देशवासियों ने उस पराजय को अपने कंधे पर ले लिया। जरा सा भी बोझ उन बेटियों पर नहीं पड़ने दिया। इतना ही नहीं, इन बेटियों ने जो किया उसका गुणगान किया, उनका गौरव किया। मैं इसे एक सुखद बदलाव देखता हूं और मैंने इन बेटियों को कहा कि आप देखिए, ऐसा सौभाग्य सिर्फ आप ही लोगों को मिला है। आप मन में से निकाल दीजिए कि आप सफल नहीं हुए हैं। मैं जीते या न जीते, आपने 125 करोड़ देशवासियों को जीत लिया है। सचमुच में हमारे देश की युवा पीढ़ी, खास करके हमारी बेटियां, सचमुच में देश का नाम रोशन करने के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। मैं फिर से एक बार देश की युवा पीढ़ी को, विशेष करके हमारी बेटियों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, फिर एक बार स्मरण कराता हूँ अगस्त क्रांति को, फिर बार स्मरण करा रहा हूँ 9 अगस्त को, फिर एक बार स्मरण करा रहा हूँ 15 अगस्त को, फिर एक बार स्मरण करा रहा हूँ 2022 आज़ादी के 75 साल। हर देशवासी संकल्प करे, हर देशवासी संकल्प को सिद्ध करने